नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा और भविष्य दोनों हमेशा के लिए बदल कर रख दिए। हम बात कर रहे हैं 1947-48 के कश्मीर संघर्ष की। सोचिए, एक लोकल क्राइसिस जो देखते ही देखते एक परमानेंट जियोपॉलिटिकल विवाद बन गया। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अक्टूबर 1947 के उन चंद अफरा तफरी वाले दिनों में आखिर एक पूरे के पूरे क्षेत्र की किस्मत कैसे तय हो गई, क्योंकि ये कोई महीनों चलने वाली कूटनीति नहीं थी। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं आज़ादी और बंटवारे के ठीक बाद की उस उथल पुथल में। तो शुरुआत करते हैं इस चिंगारी से, यानी कॉन्टेक्स्ट और इन्वेजन। देखिए, बंटवारे के समय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर अपना दावा ठोक दिया। इसी खींचतान के बीच 22 अक्टूबर 1947 को एक मिलिट्री स्ट्रेटजी लॉन्च की गई। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। इसके तहत कबाइलियों और अनियमित सैनिकों की एक बड़ी फौज ने कश्मीर की सीमाओं पर धावा बोल दिया। उनका टारगेट सीधा था श्रीनगर। ये हमला इतना अचानक और तेज था कि इसने पूरे इलाके को अस्थिर कर दिया। इसके बाद आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, विलय और हस्तक्षेप। स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। हमलावर मुजफ्फराबाद और बारामूला तक पहुंच चुके थे। इस खौफनाक सिचुएशन में महाराजा ने तुरंत भारत से सैन्य मदद मांगी। अब जरा इन घटनाओं की स्पीड देखिए। 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू हुआ। भारत की शर्त बिल्कुल स्पष्ट थी, मदद से पहले विलय। तो ठीक 4 दिन बाद 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर साइन हुए, और अगले ही दिन 27 अक्टूबर की सुबह सुबह भारतीय सेना की पहली सिख रेजिमेंट ने एयरलिफ्ट होकर श्रीनगर में मोर्चा संभाल लिया। अब बात करते हैं फ्रंट लाइन की, उन नायकों और रणनीतियों की जिन्होंने इतिहास रचा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 150। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, ये उन सैनिकों की एग्जैक्ट गिनती है जिनकी कमान ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के हाथों में थी। जरा इमेजिन कीजिए, सिर्फ 150 जवान और सामने हजारों की तादाद में आ रहे हमलावर। इन 150 शूरवीरों में उन्हें पूरे 4 क्रूशियल दिनों तक रोके रखा, और यकीन मानिए यही वो कीमती समय था जिसने भारत को विलय की प्रक्रिया पूरी करने और श्रीनगर तक सेना पहुंचाने की मोहलत दी। इस मोर्चे पर ऐसी वीरता देखने को मिली जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए आजाद भारत के पहले महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, वो भी मरणोपरांत। फिर थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने 3 नवंबर को बड़गाम में अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्हें भारत का पहला परमवीर चक्र मिला। इनके अलावा तेंधार और अन्य मोर्चों पर अकल्पनीय बहादुरी दिखाने के लिए नायक यदुनाथ सिंह और नायक पीरू सिंह को भी मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। इसी युद्ध में एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन भी हुआ जिसे सामरिक दृष्टि से लगभग नामुमकिन माना जाता था, ऑपरेशन स्पैरो। भारतीय सेना ने जोजिला पास के जमा देने वाली ठंड और भयानक ऊंचाइयों पर टैंक चढ़ा दिए। जी हां, टैंक। इस एकदम सरप्राइज कर देने वाली स्ट्रैटेजी ने लेह, कारगिल और द्रास को सफलतापूर्वक मुक्त करवा लिया। अब यहां हम जरा रुकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, जो युद्ध इतनी तेजी से लड़ा जा रहा था वो अचानक एक जमे हुए यानी फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में कैसे बदल गया। दरअसल यहीं से ये पूरी कहानी बैटलफील्ड के शोर शराबे से निकलकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और नौकरशाही के धीमे और उलझे हुए रास्तों पर चली जाती है। और यहीं से शुरू होता है इस युद्ध का स्थायी प्रभाव, यानी सीज फायर और उसकी विरासत। देखिए, जब युद्ध लंबा खिंचने लगा तो मामला यूनाइटेड नेशंस पहुंच गया। महीनों तक बातचीत और कूटनीति चली, और आखिरकार 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? दोनों फौजों को जहां वे थीं वहीं रोकने के लिए एक सीज फायर लाइन खींच दी गई। इसी लाइन ने इस पूरे इलाके के भूगोल को हमेशा के लिए बांट दिया, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के नाम से जानते हैं। इस सीजफायर ने कश्मीर को टेरिटोरियल लेवल पर डिवाइड कर दिया। नतीजतन जम्मू कश्मीर का करीब 66% हिस्सा, यानी लगभग 2/3 भाग भारत के पास रहा, और जो बाकी 34% हिस्सा था, जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल हैं, वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे इतिहास के 2 पहलू हैं। एक तरफ तो लिमिटेड रिसोर्सेज और मुश्किल भूगोल के बावजूद ये भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी थी, लेकिन दूसरी तरफ इसी सैन्य विजय और उसके बाद के सीज फायर ने उस अनसुलझे विवाद को जन्म दे दिया जो आज इतने दशकों बाद भी दक्षिण एशिया में तनाव की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब कोई युद्ध विराम किसी जंग को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे सिर्फ एक जगह पर फ्रीज कर देता है, तो क्या वहां कभी सही मायनों में शांति आ सकती है? 1947 का ये वो परमानेंट रिपल इफेक्ट है जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। इस जटिल इतिहास के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।